हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2022 के अंदर जो ग्रुप डी के जो पेपर हुए थे उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और जो मेरे पास जो आज का पेपर है वो है 17 अगस्त। और यानी कि पहला दिन, पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और हम यहाँ पर सभी प्रकार के सवालों का यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले सवाल, त्रिभुज से संबंधित प्रश्नावली क्या है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है त्रिभुज ABC में, यहाँ त्रिभुज बना देता हूँ। त्रिभुज AB और C के अंदर यहाँ पर A का मान यहाँ पर 40 दिया हुआ है और B का मान यहाँ पर 70 दिया हुआ है। और ये पूछ रहे हैं बहिष्कोण A का मान ज्ञात कीजिए। बहिष्कोण यानी त्रिभुज के बाहर वाला जो कोण होता है उसको बहिष्कोण बोला जाता है। तो यहाँ पर ये इस कोण का मान ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। तो आपको पता ही है, जब एक सीधी रेखा होती है तो वो हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर इस सीधी रेखा का मान 180 डिग्री होता है और यहाँ पर ये 40 आ गए, यानी 180 के अंदर मैं 40 माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 140। तो यानी 140 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकिरण के कारण यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा आपको पता ही है आसमान का जो रंग दिखाई देता है ब्लू रंग, वो भी प्रकिरण के कारण ही होता है। तो यहाँ पर अगले सवाल की यहाँ पर, और यहाँ पर प्रकिरण का मतलब होता है जो भी हमारे आसपास जो भी वायुमंडल जो कण होते हैं उन कणों से जो प्रकाश की किरण टकरा कर परावर्तित होती हैं, इस विज्ञान की इस प्रक्रिया को ही प्रकिरण कहते हैं। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग का सवाल यहाँ पर आ जाता है। और उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न का, यानी अगली संख्या यहाँ पर हमें पता करने की यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है। तो इसकी सीरीज का पता करने के लिए सबसे पहले ही हम यहाँ पर इसके अंदर इसके बीच में क्या अंतर चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर पता कर लेते हैं। तो यहाँ अंतर की ज्ञात करने के पहले हम यहाँ पर 104 में से 55 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी इसके बीच 49 का अंतर है। और इसके भी अंतर ज्ञात करेंगे तो 36 का यहाँ पर अंतर है। यानी पहले 49 का जो कि 7 का स्कोर है उसका अंतर चल रहा है, फिर 36 का अंतर आ रहा है जो कि 6 का स्कोर है, और 140 और 165 के बीच 25 का अंतर आ रहा है जो कि 5 का स्कोर है। यानी कि पहले 7 का स्कोर, फिर 6 का स्कोर, फिर 5 का स्कोर, यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्कोर 16। यानी कि 165 में से 165 में से हम 16 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 181, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगले सवाल की यहाँ पर बात करते हैं, भी रीजनिंग से संबंधित सवाल है। यहाँ पर पूछा गया है कि 6 जिराफ है, PQRSTU जिन्हें प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है S Q से लंबा है, तो यहाँ पर हो जाएगा S है जो Q से लंबा है, यहाँ पर हो जाएगा S Q से लंबा है। P R से छोटा है, यानी इस लाइन को हम बाद में पढ़ेंगे, फिर S वाली लाइन पढ़ लेते हैं। S T से छोटा है, यानी यहाँ पर T बड़ा हो जाएगा, S नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है Q P से लंबा है, यह जो Q है जो P से लंबा है, यानी P इसके नीचे आ जाएगा तभी Q है जो P से बड़ा होगा, किंतु T से छोटा है। यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है, ये T से छोटा है, लेकिन T U से छोटा है, यानी U है जो इससे बड़ा है तभी T छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर अब ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं वापस, S T से छोटा है जो कि सही जा रहा है। और यहाँ पर कह रहा है Q P से छोटा है किंतु T से छोटा है, T U से छोटा है। अब यहाँ पर कौन सा बाकी रह गया है, और ये वाली लाइन बाकी रह गई है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है P R से छोटा है, यानी कि नहीं सॉरी P R से लंबा है, यानी R आ जाएगा सबसे नीचे। तो यहाँ पर यही हमें पूछा है कि सबसे छोटा जिराफ कौन सा है, हो जाएगा R है जो सबसे छोटा जिराफ हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो जीके का सवाल यहाँ पर आ जाते हैं।
2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 22 भाषाओं के अंदर प्रदान किया गया था। इसके अलावा आपको पता ही है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। और कुल पूछ ली जाए संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो हो जाएगी कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फिर से जीके का सवाल, कथन से संबंधित सवाल है। इस धारावाहिक परिनालिका के निम्न से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय करने के लिए किया जाता है, यह जो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करते हैं, ये भी सही है। लेकिन तीसरे नंबर क्षेत्र कार्य से केंद्रीय वर्त है, तीसरे नंबर गलत है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें जो सही है। इसके अलावा हम अगले सवाल की 7वें नंबर सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर करंट जीके से संबंधित यहाँ पर यह सवाल है, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर ICMR नीति किसने लॉन्च की? तो यहाँ पर हो जाएगा मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च की गई थी। अभी यहाँ पर वर्तमान में समय में यानी अक्टूबर 2022 समय की बात करें तो मनसुख मंडाविया किस पोस्ट पर है? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भारत के हेल्थ मिनिस्टर है, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा मनसुख मंडाविया। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पूछ रहे हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर अगले सवाल की बात करते हैं, क्या हमसे कह रहे हैं कि 20 महिला, यानी कि हम लिख देते हैं 20 वुमेन एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी वो कुल काम आ जाएगा 15 दिन। और इसके अलावा कह रहे हैं 16 मैन, यानी 16 M है जो उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करना, तो यहाँ पर 15 से 15 से कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा 20 वुमेन बराबर 16 मैन। और ये इन दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मैन और यहाँ पर रह जाएगा 5 वुमेन, यानी कि ये उल्टा होता है ना, जैसे तो मैन का रेशियो आ जाएगा 5 और वुमेन का रेशियो इस तरफ वाला आ जाएगा 4, यानी कि दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 5:4। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, यह चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र रहता है, PTR बटा 100। तो इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 2000, उसके बाद R का मान दिया हुआ 8.25, यानी इस तरह पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2020 के आप काउंट करेंगे तो कुल 71 दिन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 71 दिन, और इसको साल में बदलने के लिए हम 365 का भाग देंगे। तो यहाँ पर यह 71 है जो 365 5 बार कट जाएगा। और इसके बाद जब इसको हम, और यहाँ पर 3 0 ये कट रहे हैं, और इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 33 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर नीचे 5 बचा हुआ, उस 5 को 825 से भाग देना है और उसके बाद 10 का भाग देना, और यहाँ पर दो जो बचा हुआ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 33 है जो ब्याज आ जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर फिर से साइंस का सवाल आ जाता है, और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगी उपास्थि का वलय है जो वायु मार्ग के निपतन यानी कोलेप्सिंग को रोकता है। यहाँ पर बायोलॉजी का सवाल है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री का सवाल आ जाता है, और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित अपघटन अभिक्रियाओं में PQRS की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन पूछ रहे हैं 2 1 1 1। यहाँ पर इस तरह से कुछ सवाल है, यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे बस की बात नहीं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 4 नंबर ऑप्शन है जो आंसर करवा रहा है। इसके अलावा हम अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये जो पूरा समीकरण दिया हुआ है, इसमें जो प्लस की जगह
भाग लिखना है यानी, और जहाँ इंटू है वहाँ माइनस लिखना है। यानी हम यहाँ पर बात करें शुरुआत में 100 और 100 के बाद यहाँ पर आ जाता है इंटू की जगह हम लिखना है माइनस, माइनस हो जाएगा 121 और फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस तो प्लस की जगह यहाँ पर हो जाएगा भाग यानी कि बटा 11 और उसके बाद यहाँ पर जहाँ माइनस दिया हुआ है इंटू करना है तो यहाँ पर माइनस इंटू 7 हो जाएगा और यहाँ पर जहाँ आ जाता है भाग यानी कि भाग की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस की जगह इंटू यानी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंटू की जगह माइनस यानी 33 हो जाएगा और फिर से माइनस 99 और जहाँ भाग है वहाँ प्लस हो जाएगा तो वहाँ प्लस 17। इस पूरी इक्वेशन को बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से हमें सोल्व करना है। बोर्ड मास यानी पहले जहाँ ब्रैकेट, इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं, यानी कि पहले भाग को सोल्व करना, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करना, फिर जोड़ को, फिर माइनस को सोल्व करेंगे। इस पूरे को बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से सोल्व करेंगे, यहाँ पर 100 है जो आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहले तो मैं ऐसे ही क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर 51 4 45 63। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक विषम में 3 जोड़ना है, तो विषम संख्या जहाँ भी मैं 3 जोड़ता हूँ, यहाँ पर 5 विषम संख्या 3 जोड़ो तो 8 हो जाएगा। एक भी विषम के अंदर यहाँ पर काउंट होगी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 की जगह 8 हो जाएगा, 3 की जगह यहाँ 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाना है तो यहाँ पर 4 सम संख्या है, -1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 6 भी सम संख्या इसमें 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंकों का अंतर क्या है, तो सबसे बड़ी अंक कौन सा 8 हो जाएगा और सबसे छोटा अंक कौन है 1 हो जाएगा। दोनों में अंतर पूछ रहे हैं तो 7 है, तो इसमें अंतर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर फिर से गणित का सवाल आ जाता है। यहाँ पूछ रहे हैं श्रीनिवास को मैं ऐसे लिख देता हूँ, श्रीनिवास अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी करते हैं, जो भी गर्ल्स है उसको मैं जी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर ये कह रहा है पहले तो जगह श्रीनिवास को मैं एस लिख देता हूँ, ये कह रहा है 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, तो मैं लड़की को मैं लिख देता हूँ जी, यानी श्रीनिवास की आयु हम एक्स मान लेते हैं और ये कह रहा है 4 वर्ष छोटी यानी x-4 हो जाएगा, यानी 4 वर्ष छोटी है तो इसमें x-4 हो जाएगी। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी दोनों में 5 वर्ष बाद की आयु ऐड करनी है, तो इसमें मैं 5 प्लस करता हूँ, इसमें 5 प्लस कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि औसत आयु 33 वर्ष होगी, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से औसत आ जाएगा और वो है जो 33 वर्ष होगी। यहाँ पर देख सकते हैं -4 और +5 का हो जाएगा, प्लस का 1 और x और x हो जाएगा 2x, यानी कि 2x + 1 और यहाँ पर ये 2 है जो इसके 33 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 66, यानी कि 2x + 1 और यहाँ पर आ जाएगा, मतलब देखा जाए तो ये माइनस तो नहीं होगा। 1 मिनट में यहाँ पर वापस चेक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर श्रीनिवास को मैं एस मान लेता हूँ और 4 वर्ष छोटी को लड़की को मैं जी मान लेता हूँ। देखिए इसकी आयु एक्स मान लेते हैं और यहाँ पर कह रहा है ये लड़की 4 वर्ष छोटी है तो यहाँ पर हो जाएगा x-4 हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 5 वर्ष ऐड कर देता हूँ। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद इसकी औसत आयु 33 हो जाएगी। तो औसत आयु कब ज्ञात होगी, जब राशि को योग राशि की संख्या यानी बटा दो को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 66 और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा x और यहाँ पर x हो जाएगा 2x और यहाँ पर -4 और +5 हो जाएगा +1 और ये वाले +5 यानी +6 प्लस हो जाएगा 6 और ये यानी कि हमारे पास आ गया 66 बराबर 2x + 6 और ये जो +6 है इसमें से माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 60 और बराबर में है 2x और यानी कि x का भाग 60 में जाएगा तो आ जाएगा 30, यानी कि हमारे पास श्रीनिवास की आयु आ चुकी है 30 और यहाँ पर पूछा है लड़की की आयु क्या है जो कि श्रीनिवास से 4 वर्ष छोटी है, यानी इसमें 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26 हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो
पॉलिटिक्स अनुच्छेद का यहाँ पर क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार है, इनमें से कौन से उनमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन, और जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पड़ोसी देश से जब कोई युद्ध छिड़ जाता है तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उस समय भी राष्ट्रीय आपात लगाएगा। भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था उस समय भी राष्ट्रीय आपात का लगाया था। और इसके अलावा 1975 के अंदर इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। तो अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और सेकेंड नंबर का जो आपातकाल होता है वो है स्टेट के अंदर आपातकाल होता है। किसी भी स्टेट के अंदर जो स्थिति जो जब भी कोई स्टेट जैसे कि कोई सरकार गिर जाती है तो यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं होता है तो उस समय भी स्टेट में आपातकाल लगता है। और यहाँ पर 360 नंबर पर जाता है वित्तीय आपातकाल, जो भी अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा। तो यहाँ पर ये तीनों प्रकार के आपातकाल होते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य का आपातकाल, ये नहीं होता है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं और रीजनिंग से संबंधित यहाँ पर सवाल है। और यहाँ पर कह रहे हैं 8% है जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। और तो यहाँ पर जो भी है उसके हिसाब से देख लेते हैं। तो एच है जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी, और यहाँ पर दाएं दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पर एफ और के एक दूसरे के बगल में, यहाँ पर के को फिलहाल हम साइड में रखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एच और ई एक दूसरे के बगल में है। तो यहाँ पर एच और ई यहाँ भी आ सकते हैं, ई यहाँ भी आ सकता था। हम एक और सीरीज बना लेते हैं, इसको ई यहाँ को मान लेते हैं, एच और ई एक दूसरे के बगल में यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर कह रहा है के पंक्ति के दाएं सिरे पर, इसको भी छोड़ते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं जे एच के दाएं और ठीक बगल में, यानी एच के बाईं ओर, यानी एच का बाईं ओर इस तरफ होगा तो यहाँ हो जाएगा जे। जबकि यहाँ पर कोई ऑलरेडी ई आ चुका है, यानी ए वाली सीरीज गलत हो जाएगी। यानी कि जो पहले वाले हमारे जा रहे हैं जी जे एच ई, ये है जो बिल्कुल सही जा रहा है जी जे एच ई। और यहाँ पर अब पूछा जा रहा है कि अब यहाँ पर देख सकते हैं अब पूरी सीरीज करने की आवश्यकता नहीं है, इतना करने से हमारे आंसर आ सकते हैं। यहाँ पर आंसर पूछ रहे हैं जे के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, जे के बाईं और ठीक बगल में आ जाए जी बैठा है, तो यहाँ पर जी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर कार्य संबंधी सवाल है। कह रहा है पी और क्यू अकेले इसकी से काम, तो पी है जो 9 दिनों में कर सकते हैं, क्यू है जो 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। और यदि क्यू से शुरू करें तो एक एक करके काम छोड़े तो कितने दिनों पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके एलसीएम आ जाएगा 36, 9 चौक 36, 12 36 हो जाएगा। यहाँ पर शुरुआत क्यू से की जा रही है, यानी पहले दिन आएगा क्यू, उसके दिन आएगा अगले दिन आ जाएगा पी का कार्य, यानी कि कुल 2 दिनों में 7 कार्य हो रहे हैं। 2 दिनों में 7 कार्य हो रहे हैं। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा दिन आ जाएगा 10, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई यानी 35 कार्य, यानी कुल 10 दिनों में 35 कार्य हो चुका है। यानी कि कुल 10 दिनों में 35 कार्य हो चुका है। लेकिन कार्य कितना था, एलसीएम आया था 36, यानी एक काम बाकी है। यानी कितने दिन लगे, 10 दिन लगे, अभी ये कार्य बाकी है, ऊपर एक आ जाएगा। अब किसकी बारी आ जाएगी, तो यहाँ पर बारी आएगी काम क्यू की बारी आएगी। क्यू की कार्य क्षमता कितनी थी, 12 थी, 36 हमें पता ही है, तो बटा है, यानी कि सेकेंड नंबर इसका सही सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो कथन निष्कर्ष से संबंधित सवाल, कथन अवधारणा से संबंधित सवाल है। कह रहा है मुक्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए, और वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर धारणा क्या है, मतदान पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। देखिए इस लाइन का इसके अंदर कहीं उल्लेख नहीं किया गया, वैध एक नहीं है ना। और पास कार्य स्थल पर खरीदे जा सकते हैं, इस खरीदने के बारे में भी यहाँ पर नहीं बताएगा। यहाँ तो बस इतना बताया गया है कि फ्री में मुफ्त पास के लिए
21 अप्रैल पर कार्यक्रम होगा, उसके लिए पंजीकरण कीजिए। ये यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर पास खरीदे जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। जो फ्री में कह रहे हैं तो यहाँ पर ये कैसे कह रहे हैं खरीदे जा सकते हैं? नहीं, यानी न तो धारणा 1 है और न ही धारणा 2 निहित है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो इस सवाल का सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर है। यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए ये सवाल कुछ इस प्रकार है कि यदि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई का योग है जो 430 है, मतलब कि, और उसका HCF 43 है, यानी जाहिर सी बात है जो भी संख्या आएगी वो 43 से मल्टीप्लाई वाली होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 43, यहाँ भी 43, यानी 43x प्लस 43y बराबर 430। एक मिनट में इसका पीडीएफ के अंदर इसका आंसर है वो मैं तो इस सवाल का आंसर कुछ इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। माना संख्या मान लें हमने x और y, तो अब अगर संख्या का HCF 43 है तो जो भी संख्या आएगी वो 43 से मल्टीप्लाई ही होगी, यानी कि 43 x प्लस वाई बराबर 430 है। तो यहाँ पर 43 कॉमन आ जाएगा, तो 43 को 430 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बार भाग जाएगा, तो इसका आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ पर हमें संख्याओं का ऐसा 5 जोड़े बनाना है जिसका योग 10 होता है। तो आपको पता ही है 1 2 3 4 5 और वापस 5 6 7 8 9, इस तरह से यहाँ पर कुल हम ऐसी संख्या लेनी है जिसका HCF 1 आ रहा है। तो यहाँ पर पहली संख्या 1 और 9 है, और यहाँ पर 3 और 7 है, इन जिनका HCF जो 1 आ रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले को हम मान कर देखें तो यहाँ पर 43 से पहले मल्टीप्लाई आएगी 1, यहाँ वापस 43 आ रहा है, और अगली मल्टीप्लाई आएगी 9, यानी 43 × 9 वाले आ रही हैं। और एक है जो 3 और 7 है, तो 3 और 7 वाली देखें तो इसके अंदर जो मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि 3 3 9 4 3 129 अनुपात हाथी की 2 हाथों घटे 3, यानी 129 अनुपात 311 वाली यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगी वो हमारा सही आंसर हो जाएगी। हम यहाँ पर वापस क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 और 7 थी, 3 और जो 7 थी, यानी 43 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 4 3 12, और 43 को 7 से मल्टीप्लाई 7 21 हासिल में 2 हाथों घटाई 2 30 यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि ये वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा बाकी संख्या भी आंसर हो सकती है कि ये भी 43 से विभाजित संख्या है, लेकिन विषम संख्या हमारे पास कौन सी ऐसी 1 और 9 आई थी, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 43 कहीं ऑप्शन में नहीं आती, यहाँ पर 4 नंबर ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करते हैं। यहाँ पर DRDO से करंट जीके का सवाल है, वो कह रहा है उस स्वदेश रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में सुरक्षा अनुसंधान DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया? तो हो जाएगा अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया था। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर ये जो तीनों ही सही है, यहाँ पर ये आपको याद कर लेना, जो गलत वाला आपको वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि गलत याद हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर ये तीनों ही पढ़ लेते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, सही बात है। जो पृथ्वी के अंदर जो आड़ी रेखाएं चलती हैं वो होले अक्षांश से, और जो खड़ी रेखा होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं होती हैं। और यहाँ पर पूछ ले सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है वो वाली है जो सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। और यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन ये है, यानी ईस्ट एंड वेस्ट एक ही देशांतर को संदर्भित करते हैं। अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि वो समांतर जो भी संख्या चलती है तो ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, लेकिन अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि दो देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है? तो हो जाएगा 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और कोण पूछ ले जाए तो दो देशांतर के बीच 4 डिग्री का कोण होता है। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो वेन आरेख से संबंधित यहाँ पर सवाल है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, संख्या पर दर्शाए गए हैं। जो ऊपर वाला जो कॉलम है वो मेडल विनर का है, जिम्नास्टिक वाला, और यहाँ पर गर्ल्स का है।
यहाँ पर जो पूछा है उसके आधार पर हम बता सकते उपयुक्त आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, बाकी वाले गलत हो रहा। कह रहे हैं उन जिम्नास्टिकों की संख्या जो पदक विजेता हैं तो वो 34 हैं। तो क्या यहाँ पर वाकई में 34 हैं। उन जिम्नास्टों की संख्या यानी ये वाले जो पदक विजेता भी हैं यानी मेडल विनर भी हैं, तो यानी कि ऐसी संख्या जो इन दोनों के बीच आ रही है। तो यहाँ पर 11 और 18 इन दोनों के बीच आ रहे हैं, इसका योग हो रहा है 19, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 34, जो कि गलत हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड वाला भी गलत है, यानी चौथा राइट है, यानी उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं वो 29 है। यानी कि यहाँ पर ये वाले जो पदक विनर है और यहाँ पर जो गर्ल्स है, यहाँ पर जो संख्या है वो आ जाएगी। यहाँ पर 27 से देख लेते हैं। जो गर्ल्स है यानी ये वाली गर्ल्स है और पदक विनर है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो आ रहे हैं 16 और 11, 16 और प्लस 11 दोनों को करेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी 4 नंबर ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किससे फैलता है? HIV वायरस से फैलता है और ये विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो हो जाएगा 2021 के अंदर यहाँ पर फैसला सुनाया गया था, जो कि थोड़ा करंट जीके से संबंधित ही क्वेश्चन है। इसके अलावा हम अगले सवाल की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो 3 नंबर ऑप्शन कराया रहा है, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर से नहीं, 3 नंबर ऑप्शन वो फ्यूज बनाना है तो चयनित पदार्थों को गलना उच्च होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फ्यूज में विद्युत तार में जोड़ा जाता है, विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। पहले दोनों ही गलत है, तीसरे नंबर यहाँ पर ये सही करवा रहा है। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो यहाँ पर रेलवे के द्वारा जो भी यहाँ पर सही ऑप्शन करवाए जा रहे हैं, हम यहाँ पर उसी के आधार पर हमको आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर एक कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु, यहाँ पर पहला व्यक्ति यहाँ पर सेकेंड व्यक्ति, आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर छोड़ते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, मान लेते हैं एक वाला जो बड़ा व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये 3 थी, और यहाँ पर ये मान लेते हैं छोटे की आयु x थी, बड़ा हो जाएगा, इससे 3 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी 3 गुनी थी। वो 5 वर्ष पहले की बात है, यानी वर्तमान में ज्ञात करना है तो इसमें दोनों में ही 5 प्लस करने होंगे। और अब ये कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर है वो 30 साल है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 5, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा -x, यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस प्लस 5 बराबर 30, यानी कि 3x प्लस के और माइनस का, यानी ये हो जाएगा 2x, प्लस का 5 माइनस का 5 कट जाएगा और बराबर में 30, यानी कि और ये कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 15, यानी कि छोटे व्यक्ति का x का मान है जो 15 है। ये कब की आयु है? ये 5 वर्ष पहले की आयु है। वर्तमान आयु यहाँ ज्ञात करनी है तो 5 प्लस करना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगी 20 वर्ष, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट दिए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने जल एवं कार्बन ऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? यहाँ पर हो जाएगा 6 और 6। यहाँ पर कार्बन जल के भी 6 अणु हैं और कार्बन के भी 6 अणु हैं। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो अर्थशास्त्र में मांग की वक्र का ढलान सामान्य किस तरह से होता है? तो हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल है, यहाँ पर आपको सीधा याद कर लेना है। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग का यहाँ पर सवाल है, और यहाँ पर ये क्या चल रहा है?
यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी सीरीज चल रही है उसको हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटू 5 करके +5 कर रहा है, यानी 10 × 5 50 हो जाएगा और +5 55 हो जाएगा। इसी तरह 12 पानी 8 +5 65 हो जाएगा, यानी इंटू 5 +5 यानी 18 × 5 18 5 90 और 90 में से 5 प्लस करेंगे तो 95 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो 30 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। इस सवाल का सॉल्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पर हो सकता है। एक फॉर्मूला आपको याद हो तो x + y + z का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x² + y² + z² प्लस 2 कोष्टक xy + zx + zy, ये यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है 11, यानी कि और ये स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 121। बराबर बात की जाती है यहाँ पर x² + y² + z², यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी मैं इसको क्वेश्चन मार्क के तौर पर x मान लेता हूँ पूरे को ही। अब इसके अलावा प्लस आ जाएगा यहाँ पर 2 कोष्टक xy + zx + y, इसका मान दे रहेगा 42, यानी इंटू 42 हो जाएगा। 42 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिनट इसको मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या है तो 121 बराबर x + 2 × 42 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, एंड 121 में से 84 माइनस होंगे तो आ जाएगा 37। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ फॉर्मूला के आधार पर इसको मान रखना है, इससे सीधा आंसर आ जाता है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यानी औसत यहाँ पहला सवाल तो यही बन जाता है औसत गति का औसत ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वो हो जाएगा 2xy / x + y, यह इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 तो हम रख देते सूत्र का आधार मान लेते x में ज्ञात करना है, और y वो यानी एक जाते समय की चाल एक आते समय की चाल, एक मान हमने x मान ली और एक हो जाएगी 20 और बटा x + y, यानी x तो 1 हो जाएगी और ये मानी थी 20, यानी ये औसत चाल का सूत्र होता है और औसत चाल इसमें 15 आ रही है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 2 × x × 20/x + 20 बराबर है, तो इसका मान है 15 आ रहा है, यानी इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास x का मान हो जाएगा यहाँ पर 12 किलोमीटर इसका x का मान हो जाएगा। इस सूत्र के आधार पर आपको रख देना है, और सूत्र में आपको वापस बता देता हूँ 2xy / x + y, जिसमें x एक चाल हो जाएगी, y है जो दूसरी चाल हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर ये बाएं मुड़ता है और 300 चलता है, यानी यहाँ पर ये चलता है, यहाँ पर पहले चलता है 200, फिर बाएं मुड़ता है, ये 300 चलता है, फिर ये दाएं मुड़ता है, यानी ऊपर की ओर हो जाएगा 400, और फिर ये बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब राजन अपने मुख किस दिशा की ओर, यहाँ पर किस दिशा की जा रहा है और पश्चिम की ओर ये जा रहा है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाइरूवेट के CO2 H2 और ऊर्जा के रूपांतरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायता होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीवन और कवक, जो पर्यावरण को स्वस्थ रखने में काम आता है। एक आपको पता ही है, जैसे एक तो होता है यीस्ट, जो कि कवक है, ये जो पर्यावरण में स्वस्थ रखने के लिए काम आता है, यीस्ट और प्रोटोजोआ कवक कुछ।
अगले सवाल की हम बात करें तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर पहला तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन, और वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर भी पहला तत्व हाइड्रोजन को रखा गया है। फिलहाल हाइड्रोजन को कोई भी निश्चित स्थान नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन है जो पहले स्थान पर रखा जाता है, और यहाँ पर अंतिम था जो थोरियम का स्थान था। और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आपको पता है, सार गम पद नि सा, इस आधार पर यहाँ पर चलता था। और ये अष्टक नियम ये कहता है कि पहले तत्व का गुणधर्म वापस 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। ये है जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो उत्सव से संबंधित यहाँ पर सवाल आ जाते हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिक्स से संबंधित अगला सवाल आ जाता है, और ये कह रहा है 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा की गई थी, जो कि नमक तोड़ो आंदोलन भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये 72 व्यक्तियों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा थी, और ये साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की गई थी। साबरमती आश्रम से लेकर समुद्री तट तक की यात्रा की गई थी 1930 के अंदर आसपास थी। इसके अलावा यहाँ पर ये बिल्कुल बोर्ड मास का ही सवाल है। यहाँ पर 27/3 हो जाएगा 9 माइनस 27 इंटू 0 का हो जाएगा 0 प्लस 1, 0 का तो छोड़ ही दो। यहाँ पर 9 और 1 हो जाएगा 10, सीधा बिल्कुल इजी सवाल है। जैन धर्म में जैन शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तो हो जाएगा विजेता। यहाँ पर यानी कि जैन धर्म के अंदर जो जैन शब्द है वो जिन से लिया गया है, और जिन का मतलब होता है विजेता। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो इस सवाल को यहाँ पर 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर 36 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में बदलते हैं, मीटर में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से भाग देना होगा, और मीटर में बदलने के बाद अब इसको किलोमीटर में बदलना है तो वापस 100 से 1000 से भाग होगा, तभी यह किलोमीटर में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर, यहाँ पर ये संख्या हो जाएगी। तो 3 नंबर वाली जो संख्या है 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो 6 व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो यहाँ पर वर्ताकार मेज हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 है, तो दोनों सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर डी किसी भी स्थिति में हो सकता है, यहाँ पर ए, यहाँ पर डी, ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पर डी इधर हो सकता है और ए यहाँ पर हो सकता है। अब आप देख सकते हैं दोनों के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब अगला एप और सी, इससे संबंधित ने हम बाद में अगली वाली लाइन पढ़ते हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी ई है जो ए के बाईं ओर, ई है जो ए के बाईं ओर यहाँ हो जाएगा, और इसमें भी देखें तो ए के बाईं ओर ई यहाँ हो जाएगा। अब इस वाली लाइन को पढ़ते हैं, कह रहा है ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी ई है जो एफ के दाएं, यानी एफ को हम कहाँ रखें जिससे कि ये दूसरे स्थान पर हो जाएगी। यहाँ पर एफ को इसमें यहाँ रख देते हैं, 1 और 2 दूसरी स्थान पर हो जाएगी, और यहाँ पे एफ को इसमें यहाँ पर रख देते हैं, 1 और 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसमें भी हो जाएगा ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि एफ को मैं यहाँ रखूँ तो 1 2 ई एफ के दाएं दूसरे स्थान पर हो जाएगा। यहाँ पर ये फिलहाल ये नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर वापस पढ़ते हैं, डी और ए के बीच 2 व्यक्ति एफ सी के दाएं और बगल में है। एफ है जो सी के दाएं और, यानी यहाँ पर अगर मैं सी रखूँ तो यहाँ पर इसके दाएं हो जाएगा, यहाँ पर भी मैं सी रखूँ तो इसके दाएं और हो जाएगा। ये कह रहा है एफ के दाएं बगल में कौन बैठा है? तो यहाँ पर एफ के दाएं बगल में कौन बैठा है? तो हो जाएगा डी बैठा है, एफ के दाएं बगल में डी हो जाएगा।
इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो पेरियार नदी इनमें से किस राज्य में बहती है? सबको पता है पेरियार नदी केरल राज्य के अंदर बहती है। दक्षिण भारत का ये राज्य है। विद्यार्थी की कक्षा में पावली को शीर्ष से 18वां स्थान है, यानी शीर्ष से शुरू किया जाए 18वां स्थान है, और नीचे से शुरू किया जाए तो ये 45 स्थान पर है। और तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? इस प्रकार के सवाल जब ऊपर से स्थान दिया और फिर नीचे से स्थान दिया और फिर कुल पूछे तो यहाँ पर दोनों को, ऊपर के स्थान को और नीचे के स्थान को, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देना चाहिए। क्योंकि एक माइनस इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों बार काउंट हो रहा था, यानी ऊपर से हो जाएगा 18वां, नीचे से हो जाएगा 45, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, इन दोनों को टोटलिंग हो जाएगी 63 और माइनस एक हो जाएगा तो हो जाएगा 62। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले तो आपको इन चिन्हों को लेना है, ये यानी यहाँ पर जो चिन्ह दिए हुए हैं प्रश्न के अंदर, इन चिन्हों के लिए यहाँ पर कौन सी संख्या दी हुई है उसके आधार पर आपको लेना है। जैसे जैसे यहाँ पर ई के लिए एम दिया हुआ है, ई की जगह में एम लिख देना है, और 7 की जगह यहाँ पर एंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें एंड लिख देना है। और जैसे 5 की जगह यहाँ 5 क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये लिख देना है। प्रतिशत की जगह यहाँ पर यू दिया हुआ है, ये यू लिख देना है। इस आधार पर सभी को लिख देना है। और उसके बाद हमें जो भी ये पूछने से, अगर विषम संख्या है तो अंतिम घटक सम संख्या है तो इन दोनों को एक दूसरे को बदलना है। पहले तो हम इन सभी को लिख देते हैं। एंड को यहाँ पर टी कह रहा है, एंड को यहाँ पर टी कह रहा है, 4 को यहाँ पर एल लिख रहा है, प्रतिशत को यहाँ पर यू लिख रहा है, 8 को यहाँ पर ए लिख रहा है। अब कह रहा है दूसरा घटक सम हो यानी विषम हो। हमारे पास दूसरा घटक है वो भी पर ऐसा देगा, यहाँ पर दूसरा घटक विषम है, यानी हमारे पास विषम तो नहीं है, अंतिम सम हो, अंतिम सम भी नहीं है। यहाँ कह रहा है यहाँ दूसरा घटक विषम हो, घटक 7 है यहाँ पर जो कि विषम है, और अंतिम है जो सम है 8 है जो सम है, तो इनको एक दूसरे को बदलना है। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा एम। और तीसरा घटक एक सम है, नहीं एक सम है, यहाँ पर 5 है तीसरा घटक जो कि सम नहीं है विषम है। 5 घटक एक प्रतीक है, 1 2 3 4 5 यानी एंड दिया हुआ है। और छठा घटक भी एक प्रतीक है, सही है, 1 2 3 4 5 नहीं है, तो यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा आप चेक कर सकते हैं अपने स्तर पर, यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे पास पेन टेब नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसको मैं सही तरीके से सोल्व नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर ये सवाल पूछ रहे हैं इसके अंदर जो एम एफ तक यहाँ पर जो क्या चल रहा है मैं सीधे यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर ये एम का यहाँ पर एल बना रहा है, यानी कि एम 13 पे आता है, एल 12 पे आता है, -1 हो रहा है। फिर एफ 6 पर आता है, ई 5 पर आता है, यानी यहाँ पर भी -1 हो रहा है, यानी प्रत्येक संख्या -1 हो रहा है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है ट्रिक, टी 20 पर आता है, -1 करूँगा तो 19 हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर आर 18 पे आता है, -1 करना यानी 17 यानी क्यू हो जाएगा। फिर आई 9 पे आता है, -1 करूँगा तो एच हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या वाला ऑप्शन सही जा रहा है, यानी प्रत्येक अक्षर में एक माइनस करना, ये इसके अंदर सीरीज चल रही है। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पॉइंटों में संख्या दी हुई है, लेकिन यहाँ पर निकटतम आपको आंसर ज्ञात करना है। निकटतम ज्ञात करना तो हम सवाल इसमें संख्या भी हम निकटतम ही लेंगे, यानी 25 ही लेंगे। 0.19 लगाकर हम इस संख्या को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पर निकटतम उत्तर ज्ञात करना है तो इतना ही लेंगे, इंटू 3 प्लस 4.41 को हम एक पल के लिए 4 ही लिख देते हैं। फिर -0.9 को हम 1 लिख सकते हैं, यानी इसका मान आ जाएगा 3। 25 75 प्लस 3 78 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल यहाँ पर करंट जीके का सवाल आ जाता है, और ये कह रहा है 8 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में किसे लोकपाल प्रयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, यानी हाल ही में किसे लोकपाल प्रमुख बनाया गया, तो हो जाएगा प्रदीप कुमार मोहती को यहाँ पर लोकपाल नियुक्त किया गया था। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो
इसी तरीके से आने में गर्भ निरोधक की 4 विधियां और उनके कार्य करने के तरीके को दर्शाते हैं। उनका विकल्प सही है तो सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑप्शन सही करवा रहे हैं ए, यानी कॉपर टी की जो गोलियां वो किस आधार पर काम करती हैं, तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका मिलेगा। ये जो निषेचक रुक जाएगा कॉपर टी गोलियां लेने से। बी की बात करें तो मुख्य गोलियां लेने से रोपण रुक जाता है। सी की बात करें तो कंडोम दिया हुआ है उससे शुक्राणु गर्भाशय नहीं पहुंच सकते हैं। इसके अलावा डी यानी नलिका उच्छेदन की बात की जाए 1 नंबर हो जाएगा, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। यानी ये कुल पड़ेगा ये सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही करवा रहा है। आपको इसे अपने स्थिति पर देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद हैं, वो कौन कौन से हैं? क्लोर एल्कली के अंदर कौन कौन से 3 उत्पाद होते हैं? तो हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 उत्पाद होते हैं। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? आपको पता है पिछले साल 6 अगस्त 2021 को ये नाम परिवर्तन किया गया था। 6 या 7 अगस्त के दिन यहाँ पर ये नाम परिवर्तन किया गया था। और अगर पूछ लिया जाए भाला फेंक दिवस को मनाया जाता है तो हो जाएगा 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर 1 वर्ष पूर्व संचयित और तिलक की आयु, यहाँ पर इस क्वेश्चन का 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि संकेत और तिलक की आयु 1 वर्ष पूर्व यानी 5:6 1 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 6:7 हो जाएगा। यानी कि पहले तो हो जाएगा 5:6 और 6:7। दोनों के बीच अंतर कितना है? एक तो 1 साल पहले है और एक 4 साल बाद, यानी दोनों अंतर 5 साल का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6×36 -35 7×35, यानी ऊपर का अंतर 1 है, नीचे का अंतर भी 1 है, इंटू 5, यानी कि ऊपर की संख्या से मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका भी आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 6×5 = 30, यानी मैं इनको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6। और यानी अब 1 साल पूर्व की आयु, वर्तमान की आयु ज्ञात करने 1 प्लस करना होगा इसमें, और इसमें भी 1 प्लस, यानी ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 26। और संकेत की पूछे हैं तो ये हो जाएगा 26 इसकी एज हो जाएगी। अगले सवाल की हम बात करें तो यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण किसके बराबर होता है? तो हो जाएगा यह है जो 0 डिग्री का होता है। 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर ये वाला सवाल काफ़ी मेरे से सोल्व नहीं हो पाया। कुल 3 सवाल ऐसे हैं जो मैं सोल्व नहीं कर पाया। एक तो 53 नंबर है, इसके अलावा 68 नंबर क्वेश्चन है और एक 71 नंबर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाया तो आपको इस क्वेश्चन को अपने स्तर पर यहाँ पर आप कहीं और से भी मदद लेके आप सोल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो बल्ब के फिलामेंट को किस प्रकार प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाए जाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता प्राप्त करने के लिए इसे अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है एक क्रम संख्या में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, यानी कि 11 संख्याओं का औसत 41 है तो हो जाएगा 154। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि 5 संख्या औसत 18 5 90 हो जाएगा। अंतिम 5 संख्या का औसत 64 है, यानी 4×5 20, असल में 2 6×5 32, यानी कि अब इन दोनों को जोड़ लेना है। 320 और 90 हो जाएगा 410। और अब 410 को 451 में से माइनस करेंगे तो 410 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 41, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला 11 और कुल संख्या 11 है और 11 और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। और यहाँ पर 5 शुरुआत की 5 संख्या इनका योग हो जाएगा और अंतिम 5 संख्याओं का इससे योग हो जाएगा और बीच वाली संख्या बच जाएगी।
तो इन दोनों का योग पूरे में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर बीच वाली संख्या का आंसर हो जाएगा और तो हो जाएगा 41 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर अनुपात समानुपात से है, तो यहाँ पूछ रहे हैं 6:18 समानुपात 39:x अनुपात समानुपात। इसमें क्या क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल इंटू बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 6x, मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 18 × 39, और यह हो जाएगा 36:18, और 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29 37 हासिल में 2 3 3 9 10 11 117, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल वाला सूत्र इसमें सही तरीके से लागू हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की यहाँ पर बात की थे, भारत के नए CEA किसे नियुक्त किया गया, तो हो जाएगा जनवरी 2022 में। किसे नियुक्त किया गया, तो हो जाएगा KM सुब्रमण्यम, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को यहाँ पर नियुक्त किया गया था आर्थिक सलाहकार। इसके अलावा यहाँ पर ये करंट का सवाल है जो कि बाद में आंकड़े बदल भी जाते हैं, तो यानी कि अगर आप टेक्नीशियन और ALP 2023 के वैकेंसी के आधार पर मानकर इस सवाल को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर फिलहाल ये करंट का सवाल है, इसकी तरफ आप अगर कम भी ध्यान दे तो चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में से कितने युग्म मौजूद है जिनके भी उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रत्येक को काउंट करके देखना है कि कितना हो रहा, कंटिन्यू गिनना है। तो यहाँ पर हो जाएगा D अक्षर हो जाएगा, अगला अक्षर क्या आ जाएगा ABCDEFG, यहाँ पर मैच खा रहा है GHIJK, यहाँ पर कुल 2 अक्षर हो चुके हैं। अगले सवाल अगले अक्षर की बात है तो ABCDEFG कोई भी नहीं हो रहा है। अगला है UVWXYZ कोई नहीं हो रहा है। GH यहाँ पर फिर से WRH आ जाता है, 3 अक्षर हो चुके हैं। GHIJK H से गिने तो यहाँ पर फिर से HHIJK नहीं हो रहा है। T से गिने तो TUV नहीं हो रहा। EW वापस उल्टा गिनना शुरू करे तो R से RST यहाँ पर हो रहा है, एक आ गई। अब तो 4 अक्षर गिनना और जहाँ पर ऑप्शन में अधिकतम 4 ही दिए हुए थे, आगे हम गिनने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यहाँ 5 दिए हुए थे, हमें आगे गिन लेना चाहिए। RST यहाँ पर होगा TUVWXYZ यहाँ पर नहीं हो रहा है। E से गिने तो EFGHIJK यहाँ भी नहीं हो रहा है। TUVWXYZ नहीं हो रहा है। HIJKLM नहीं हो रहा है। GHIJK नहीं हो रहा है। U से भी नहीं होगी, यानी कि कुल 4 अक्षर ऐसे हैं जिनको हम आगे और पीछे से वर्णमाला के अनुसार काउंट करें तो यहाँ पर उसी स्थान पर ये वापस आ जाते हैं। इसके अलावा अगले सवाल की बात है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। रीजनिंग से संबंधित इजी क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर बात करें तो X और Y सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्रित धातुएं हैं, और जो इन धातुओं का क्रम से 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई हैं। यदि हम इन मिश्रित धातुओं को समान मात्राओं में पिघालकर इन तीसरी मिश्रित धातु Z बताते हैं, तो Z में सोने की और प्लेटिनम की अनुपात क्या होगा। इस सवाल का आंसर एक मैं आपको PDF में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये सवाल को इस तरह से होगा। तो यहाँ पर पहले तो हमने X और Y को दोनों अलग अलग मान लिया, X और Y का मान, और यहाँ पर सोने और प्लेटिनम का अनुपात क्या दिया रखा है। शुरुआत वाले में तो हो जाएगा 5:2 दिया हुआ, अगले वाले में 5:7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम किसी एक से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले सोने को ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया सोना 5 और कुल कितना है 7 है, यानी कि 5/7 हो जाएगा। और इसकी तरफ भी देखा जाए तो यहाँ पर भी ये सेम हो रहा है। यहाँ 5 ले लिया हमने सोने को और कुल कितना है अनुपात 5 और 7 12, यानी बट्टे में 12 हो जाएगा, यानी ये सोने का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर प्लेटिनम को याद करें तो यहाँ पर ऊपर वाला है 2, यानी ये ले लिया हमने 2 और कुल कितना 7 बटे में हमने 7 लिख दिया। और इस तरफ वाले में भी देखा जाए तो 7 है और कुल कितना है 12 है, यहाँ पर भी ले लिया हमने। तो यहाँ पर दोनों तरफ अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो अगर हम इसका 12 और 7 के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 84, और 12 हाथ 84 और 12 पाने 60 हो जाएगा, और 12 हाथ 84 और हाथ को 5 से गुणा करें 35 हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 60 और 35 का टोटलिंग करेंगे तो
95/80 आ जाएगा। और इस तरफ इसमें भी सेम सोल्व करना है, इसका एलसीएम भी 84 आएगा। और यहाँ पर 12 है तो 84 और 12 दूना 24 यहाँ पर हो जाएगा। और 19 के साथ 12 है तो 84 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49 आ जाएगा। दोनों की टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 73। 24 और 49 की 73 योग आ रहा है। और 60 और 35 का 95 योग आ रहा है। अब जब अनुपात समानुपात में है तो जो दोनों संख्या 84 से 84 कट जाएगी और ऊपर क्या बचेगा 95/73 बच जाएगा। यानी कि उस पीडीएफ में अगर वापस देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 95/73 इसका सही आंसर हो जाएगा। 95/73 इसका हो जाएगा। और अगले सवाल की हम बात करें तो इस सवाल को भी हम पीडीएफ के अंदर इसका आंसर देखेंगे। 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ताकार इंटेल है। यदि पानी की प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो इस प्रकार के जब भी सवाल होते हैं कि पानी की टंकी को भरना होता है या इस प्रकार पिघालना होता है तो वहां पर हमें आयतन का सूत्र लगता है। तो यहाँ पर v बराबर रख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर बेलन दिया हुआ है और बेलन पर कितना पानी प्रवाह किया जाता है तो बेलन के आयतन से उसमें जो इंटू एक्स कर देंगे। यानी हमें पता नहीं कितना पानी प्रवाह किया गया तो इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पर v का मान दिया हुआ है, आपको पता है 2m दिया हुआ है। और यानी कि और जो आयतन है जो हमेशा क्यूब में होता है तो यहाँ पर 2m क्यूब हो जाएगा। यानी कि 2m क्यूब। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला मान मीटर में दिया हुआ है, बाकी वाला सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 मीटर को भी हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो जब 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और सेंटीमीटर को भी 3 बार क्यूब में हो जाएगा। तो आपको पता है जब सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ पर इंटू 3 बार 100 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी इस प्रकार इस तरफ जो बेलन का आयतन वाला सूत्र हमने रखा था वो यहाँ पर रख देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान ये हो गया और आर का मान 3.5 आया था हमारे पास। और 3.5 के अंदर जब 3.5 पॉइंट हटेगा तो बटे में आ जाएगा 10। तो यहाँ पे पॉइंट हटा में बटे में 10 आ गया, यहाँ पे पॉइंट हटा बटे में 10 आ गया। इंटू एच का मान आपको पता है ये वाला 2 वाला। देखो यहाँ पर एच क्या आ जाएगा, पानी के प्रवाह की जो गति दी हुई है 2 मीटर प्रति सेकेंड वही यहाँ पर एच के रूप में होगा। और यहाँ पर फिर इंटू में एक्स कर देना, यानी हमें पता है कितनी बार प्रवाह कितनी मात्रा में प्रवाह किया जाएगा तो इसका एक्स इंटू में एक्स में कर देना है। तो इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे हो जाएगा कि ये वाला इसका मान हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। और अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, यानी कि ये हो जाएगा। और ये वाली संख्या ऊपर आ जाएगी 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 200 बटे में यहाँ 35 इंटू 35 इंटू 22 हो जाएगा। तो यानी इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा। और फिर इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा x का मान हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सफेद श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को ही उलट देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विभक्त वलय, यानी स्प्रिंग रिंग जो होती है वो विद्युत प्रवाह की दिशा को पलट देता है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है, कंप्यूटर को मैं सी लिख देता हूँ और मार्कर को मैं एम लिख देता हूँ। फिर कह रहा है सभी इरेजर मार्कर है, यानी इरेजर इसके अंदर आ जाएगा तभी तो सभी इरेजर मार्कर होंगे ना। अगर मैं इसको बाहर रख दूँ तो सभी इरेजर मार्कर थोड़ी होंगे। और सभी पेन इरेजर है, यानी पेन भी इरेजर के अंदर ही आएगा, यानी दोनों अंदर से अंदर हो जाएंगे। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कोई पेन यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। तो सही बात है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ इरेजर कंप्यूटर हैं, ये वाला इरेजर है, और कुछ इरेजर कंप्यूटर है नहीं है कि दोनों का ताल्लुकात ही नहीं है, यानी सेकंड वाला गलत है, यानी केवल एक सही है।
यहाँ पर देख सकते केवल एक निष्कर्ष में पालन कर रहा है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यह कह रहा है किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा। तो पहले तो हम घन का चित्र बना लेते हैं। घन का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। चित्र के आधार देखो अभी कह रहा है कि घन की एक फलक या फिर कोई भी एक फलक हो जाता है, जैसे ये वाली एक फलक हो गई, इसका परिमाप 24 है, यानी इस पूरे का मान 24 है। और इसका आयतन ज्ञात करने इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें पहले भुजा का मान ज्ञात करना होगा। देखिए अब जब इस चारों की लंबाई 24 है तो एक भुजा की ज्ञात करने के लिए हम इसमें 4 का भाग दे देते हैं, तो इससे भुजा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी ए का मान आ चुका है 6। अब आपको पता है कि अभी आयतन पूछ रहे हैं, तो आयतन भुजा का मान हमारे पास 6 आ चुका है। आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब इसका सूत्र होता है। तो इन 6 का क्यूब हो जाएगा 216, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर सीधा फैक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 14 का इसमें अंतर हो जाएगा। सीधा फैक्ट क्वेश्चन इस तरह का आपको याद कर लेना है। इसके अलावा अगला सवाल बिल्कुल इजी है। ओम के नियम में सही गणितीय रूप कौन सा है, तो V बराबर IR, इसका बिल्कुल इजी सवाल है, सीधा यहाँ पर सही सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल हमें कह रहा है कि 8:45 बजे सूर्य के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण का सूत्र ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 11 इंटू मिनट माने 60 इंटू बजे बटे 2, ये इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 11 इंटू मिनट, यहाँ पर 45 दिए हुए हैं, और फिर कह रहे हैं 60 इंटू बजे, यानी कि 60 इंटू बजे, यानी बजे कितने हैं 8 बजे हुए हैं, बटे 2, यानी इसका मान ज्ञात कर रहा था। यहाँ पर हो जाएगा ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 494 माइनस 6×8 = 48, 480 बटे 2, इस दोनों का अंतर हो जाएगा 15 2 बटे यानी 7.5 आ जाएगा। लेकिन 7.5 में ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर 7 या इसका आंसर है, क्योंकि थोड़ा लगभग में यहाँ पर यह पूछा जा सकता है लगभग कितना कोण होगा, यानी कि लगभग में 7 डिग्री का पर यह कोण हो जाएगा। इसके अलावा ये 68 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया था कि 58, 68 और ये 71, ये 3 क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं हुए, तो वो आप अपने स्तर पर देख सकते हैं। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बता सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांत को दर्शाते हैं। यानी ये चित्र दिया हुआ है और इसमें विभिन्न जो अंग है, जो पार्ट है, उसका नाम सही कौन सा लागू हो रहा है। तो इसमें 3 नंबर आंसर हमें करवा रहा है। जो ए, जो ऊपरी वाला भाग है, ए वाला जो भाग है वो है ऊपरी अधिचर्म का ये भाग है। फिर जो बी है वो निचली बाह्य त्वचा, यानी बी वाला जो निचली बाह्य त्वचा है। सी है जो रक्षक कोशिकाएं, ये वाला जो दिया हुआ सी है जो रक्षक कोशिकाएं हैं। और डी है जो बीच में जो खाली जगहों को चिन्हित कर रहा है, जो कि बीच में वायु अवकाशीय है। और जो ई है जो हरित लवक है। अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यह कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई, तो हो जाएगा राजस्थान में लागू की गई, और राजस्थान के नागौर जिले के अंदर लागू की गई थी। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करते हैं, यहाँ पर 71वां सवाल है। जैसे कि मैंने 3 सवाल बताए थे, 68, 58 और 71 सवाल मेरे नहीं हुए, तो यहाँ पर अपना सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि किसी और को भी इसमें हेल्प मिल सके। यहाँ पर अगला सवाल रीजनिंग से संबंधित सवाल है, और यहाँ पर हमें यह बता रहा है विभिन्न द्वारा कैलेंडर के आधार पर जो यात्राएं की गई उसके आधार पर हमें यह पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये विभिन्न कैलेंडर के आधार पर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की। तो यू ने जो यूपी की यात्रा की है, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यू ने यूपी की यात्रा की है। इसके अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की यात्रा की। वाई ने यात्रा के लिए जुलाई महीने को चुना है। तो वाई ने जो जुलाई महीने के अंदर यात्रा की है।
जे ने वाई और यू द्वारा किए गए महीनों के ठीक बीच में है। यानी अब फिलहाल अभी आया पता नहीं कि हमने वाई ने किस देखो यहाँ पर क्योंकि यू ने किस महीने यात्रा की है अभी इसका जवाब आया नहीं। ठीक मैंने राजस्थान का दौरा किया है। एल ने इन्होंने जो राजस्थान का दौरा किया है। हालांकि कहाँ पर यह यात्रा की है यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा क्योंकि आखिर में यहाँ पर महीने पूछा जा रहा था। हम महीने पर ही ध्यान देंगे। एल ने वाई से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की यानी वाई ने जुलाई में यात्रा की थी और एल ने 1 महीने पहले यानी जून के अंदर हो जाएगा। इन्होंने जून में यात्रा की है। और इसके अलावा यहाँ पर यू ने पी से ठीक 2 महीने पहले यात्रा की है। तो देखा जा सकते हैं कि यहाँ पर पी ने जो नवंबर महीने में यात्रा की है। और यू का आपको पता है यूपी में और वाई का आप बता चुके हैं जुलाई के अंदर है। और एल का है जो जून के महीने में थी। और यहाँ पर अब ये पूछ रहे हैं कि यू जे ने वाई और यू यानी कि वाई ने जो जुलाई में यात्रा की है। और अब जैसे कि यहाँ पर ये कंटिन्यू चल रहा है तो यहाँ पर इससे साइड सी बात होती है कि यहाँ पर जून से लेकर नवंबर के बीच ही सभी के द्वारा यात्रा की गई थी। तो यहाँ पर 2 महीने बीच में क्या हो सकता है यानी कि जे ने वाई यानी जुलाई हो जाएगा जुलाई अगस्त और सितंबर और अक्टूबर यानी कि जे का अगस्त महीने में यात्रा हो जाएगा। अगस्त महीने में यात्रा हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि किस महीने में यात्रा की तो यहाँ पर अब कौन सा महीना यहाँ पर बच रहा है यानी जाहिर सी बात है कंटिन्यू यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जून का महीना आ चुका है जुलाई का वाई के पास आ चुका है अगस्त का जे के पास आ सकता है आ गया है। और यू का है जो कंटिन्यू चल रहा है तो सितंबर का महीना आ जाएगा। और पी का बता रहा है एन का यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर के का हो जाएगा यानी के ने किस महीने में यात्रा की है तो अक्टूबर में यात्रा की। यानी मैं सीधे तौर पर यहाँ बताऊंगा तो पी का हो जाएगा नवंबर महीने में और यू का हो जाएगा सितंबर महीने में और वाई का हो जाएगा जुलाई महीने में और जून का हो जाएगा अगस्त जे का हो जाएगा अगस्त महीने में और एल का हो जाएगा जून के महीने में। इस प्रकार ये सीरीज पूरी बनेगी और बीच में के ही बचेगा और बीच में कौन सा महीना बचा हुआ है तो मुझे अक्टूबर बचा हुआ है। तो इसी का यह सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर पूछ रहे हैं रमन एक बिंदु से उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। यहाँ पर यह बिंदु मान ले तो उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। फिर ये बाएं मुड़ता है और ये 300 मीटर चलता है। फिर ये दाएं मुड़ता है और ये 400 मीटर चलता है। फिर ये पुनः दाएं मुड़ता है और ये 300 मीटर चलता है। यहाँ पर वापस स्थिति में आ जाता है। तो रमन आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु यह था तो पहले कितना चला 200 फिर और ये वाला तो काउंट होगा ही नहीं क्योंकि इस तरह से यहाँ पर यह वाली लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ यह वाली 200 और यह वाली 400 यानी 600 हो जाएगी। यानी आरंभिक बिंदु से वो 600 मीटर उत्तर की ओर स्थित है क्योंकि सभी कोण है जो 90 डिग्री में मुड़ते हैं। तो आरंभिक बिंदु से वो 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो साइंस का सवाल है कशेरुकियों के यकृत कोशिकाओं में एससीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है तो हो जाएगा औषधियों विषयों का निराविषीकरण यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें यहाँ पर इस सवाल का आंसर भी हम आपको पीडीएफ में दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एक्स का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। जो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ और विभिन्न भुजाओं का यहाँ पर मान दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एक्स का मान यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें ऐसे क्रॉस के रूप में यहाँ पर इसे लिखना होता है। 1 मिनट के लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ए के सीध में जो मान है तो दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा y+2 बराबर हो जाएगा 3y। अब ये जब y यहाँ पर इस तरफ माइनस होगा तो यहाँ पे बराबर रहेगा 2 बराबर 2y यानी इसका डिवाइड हो जाएगा y का मान हो जाएगा 1 यानी कि y का मान हमारे पास 1 आ चुका है। अब यहाँ पर इसको ज्ञात कर लेते हैं दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर 2 यहाँ पर x+3 बराबर 2x+y y बराबर हम 1 लिख देते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते एक्स इस तरफ आ जाएगा, 2x में से x गए तो यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर 3 में से -1 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि x का मान 2 आ चुका है, y का मान 1 आ चुका है। और यहाँ पर किसका मान पूछा है, तो इन्होंने जो x का मान पूछा है तो x का मान हमारे पास 2 आया था, और अगर y का मान पूछता तो 1 हो जाता। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित चार्ट चित्र 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के रूप उत्पादन को दर्शाते हैं और चार्ट का अध्ययन करते हैं। पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई वृद्धि प्रतिशत कितनी है। तो यहाँ पर 2015 में कितना था, 12.6, फिर 2016 के अंदर कितना हो गया, 18.9। तो यहाँ पर दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, तो 3, यानी कि 6.3 का यहाँ पर अंतर है, यानी कि 6.3 बटा 12.6 इंटू 100, ये यहाँ पर आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 50% इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल है, वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पर 6/10 हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट हटेगा यहाँ पर प्लस, और इसका मान कितना आ जाएगा, 0.9 इसका मान आ जाएगा, -0.12 इसका मान आ जाएगा, प्लस 0.5 बटा, तो यहाँ पर ये पॉइंट से दोनों से कटेगा तो यहाँ पर 4/5 हो जाएगा, यानी कि 0.8 इसका भी हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेशन के आधार पर आप ही सोल्यूशन कर सकते हैं। बोर्ड मार्क्स का सवाल इतना हार्ड भी नहीं है, इसमें कोई भी फॉर्मूला वगैरह है नहीं, सीधा इसमें सोल्व ही करना है। तो यहाँ पर 0.58 इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे पास पेन टेप नहीं है, बाकी मैं आपको एक एक चीज़ समझा सकता था, ये मैं हाथों से ही यहाँ पर ये टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर टाइप होते हैं, तो यहाँ पर सही तरीके से मैं समझा नहीं पाता हूँ। खैर जो भी अगले सवाल की हम बात करें तो निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा, जो कि उत्तर लेंस के अंदर आ जाएगा, और वास्तविक एवं छोटा। अब यहाँ पर ये वाला सही नहीं होता, आभासी और बड़ा कभी नहीं होता है, आभासी और छोटा होता है, जो कि उत्तर लेंस के अंदर होता है। यहाँ पर कौन सा क्या पूछा जा सकता है, किस प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा का पूछा जा रहा है तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा, यही होता है हमेशा। यानी कि जो भी पर्दा होता है, लाइक सिनेमा हॉल का पर्दा, इस टाइप आपको पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो वह अधिकतम समूह ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः माप सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले तो सभी को एक समान इकाई के रूप में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का मान सेंटीमीटर दिया हो, तो सभी को सेंटीमीटर में रखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लाइक 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 700 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। इस तरह के सवाल है यहाँ पर, यानी कि हम सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या है जिसका सभी के अंदर भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 25 का देखे तो यहाँ पर 7 का भाग नहीं जाने वाला है इसमें, 45 का देखे तो भी 7 का नहीं जाने वाला, 35 का है जो इसमें जा रहा है, और 55 का भी नहीं जा रहा है। यानी कि यही संख्या जो सभी में कॉमन आ रही है, जिसमें सभी से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कुल मिला के ये इसका HCF है, यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 कथन दोनों ही सत्य हैं। यह दर्पण पर अभिलंब होते हैं, बिल्कुल सही है। और आपतित बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मुख्य अक्ष हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, नहीं केवल, हाँ ये वाला सही है, ये सेकेंड वाला गलत है, यानी कि 1 और 3 दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर इसे वापस इस पर देख सकते हैं, ये गोलीय अभिलंब होता है, बिल्कुल सही है। और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो इस सवाल का भी मैं आपको PDF में इसका आंसर दिखाऊंगा। वैसे तो सीधे तौर पर इसका यही है कि आपको कोई भी कोण मान लेना है यहाँ पर। वैसे जैसे कि मैं साइन, यहाँ पर न्यून कोण पूछ रहे हैं, तो जैसे कि मैं साइन 30 मान लेता हूँ, जैसे 0 होता है पूरा 0 होता है, साइन 30 मान लो, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब मैं किस संख्या के अंदर
उसका कोण का मान 30 रखूँ, जिससे कि 1/2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे पहले ऑप्शन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 1 + 30 कोण 30 का मान हो जाएगा, कोण 30 का मान 1/√3 और इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/3 यानी 3 और 4/3 का स्क्वायर, यानी ये वाला सही नहीं जा रहा। इसी प्रकार सेकेंड वाला ऑप्शन में रखूँ 1 + कोण 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1 + 1/3, ये भी 4/3 आ जाएगा, ये भी सही नहीं जा रहा। तीसरे ऑप्शन में रखूँ तो 1/1 + 1/√3 इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 4/3, 3 + 4/3 यानी, और यहाँ पर रूट आ जाएगा, यानी कि इस, और यहाँ पर जब रूट आ जाएगा तो 4 का हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये कुल मिला के देखा जा सकता है कि हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक कर दी, लेकिन ये मैं इतना श्योर तरीके से कह सकता हूँ कि इसमें जो भी कोण रखते हैं ना, तो किस में जो 1/2 आ रहा है, यानी कि तो यहाँ पर उसके आधार पर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि एक तो sin 30 1/2 होता है और कोण 30 यहाँ पर √3 होता है। तो यहाँ पर इस मान के आधार पर ये वाला इनमें से वापस आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो 5 मित्र है जो कैलेंडर में अलग अलग महीने में कोचिंग में प्रवेश लेते हैं, और ए ने जो मई के महीने में, मई 5 महीने होता है तो मैं यहाँ पर सीधा 5 लेता है, तो मई के महीने प्रवेश लिया है। केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया है। यहाँ पर पता नहीं एफ और एस ऊपर नीचे कब आएगा, तो यहाँ पर फिलहाल हम अगले को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जी ने 1 से ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया, यानी ए ने मई में प्रवेश लिया है, तो यहाँ पर जी ने जो जून में प्रवेश लिया, 6ठे महीने में प्रवेश लिया। ये प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, यानी ये सबसे अंत में आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जाता है डी ने एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया है, एफ और एस। देखिए यहाँ पर ए का तो आ चुका है, मई के महीने में प्रवेश लिया है, और बी का भी ये भैया जून के महीने में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर कह रहा है कि डी जो एफ और एस के बीच में है, यहाँ पर एफ और एस के बीच में, और यहाँ पर एस ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एफ प्रवेश लेने वाला सबसे अंतिम है, यानी ये वाली सीरीज जो सही जा रही है और ये वाली गलत हो जाएगी, ये वाली सही जा रही है, और तो इस आधार पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये पूछ रहा है डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, तो आपको यहाँ पर पता ही होगा, यहाँ पर कर्मगत महीने के आधार पर चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाएगा मई, फिर जून, फिर आ जाएगा जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, यानी इस आधार पर चल रहा है। पहले ए बी फिर एस डी एफ, इस तरह से चल रहा है कंटिन्यू महीने पर। तो यहाँ पर डी किस महीने में आ रहा है, अगस्त महीने में। देखो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी अगस्त के महीने में यहाँ पर प्रवेश लिया है डी ने, इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा। और अगले सवाल की हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष, और उस समय कौन सा था, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पीएम थे, और ये इसके अध्यक्ष थे। और पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 1951 से 1956 के बीच हो जाएगी। अगले सवाल की हम बात करें, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य 2375 हानि कितनी हुई है। तो पहले तो दोनों का हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों के बीच 2500 माने 2375, 25 ये वाले और 100 ये वाले, इन दोनों के बीच 125 का अंतर हो जाएगा। और लाभ हानि आपको क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। क्रय मूल्य 2500 इंटू 2500 इंटू 100, डबल जीरो कट जाएगा, और 125 में से 25 का डिवाइड 5 बार, यानी 5% की हानि इसमें जो आंसर आ जाएगा।
इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो सभी तवे पेन है, सभी तवे जो पेन है, सभी पेन ब्रश है, सभी ब्रश मेज है। तो यहाँ पर पूरे कुछ मेज तवे हैं, तो यहाँ पर कुछ मेज जैसे वहाँ पर तवे हो रहे हैं, सही है। सभी पेन तवे हैं, तो ये वाले पेन है और ये हैं तवे हैं, तो सभी पेन तवे नहीं हो रहे, कुछ पेन हो रहे लेकिन सभी नहीं हो रहे। सेकेंड वाला गलत है, कोई पेन तवा नहीं है, ऐसे तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि तवे जो पेन के अंदर आ रहे हैं 3 नंबर में नहीं, यानी केवल एक सही है, यानी यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा केरल राज्य के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा केरल राज्य से एक और पूछा था कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, तो यहाँ पे हो जाएगी केरल राज्य के अंदर बहती है। इसके अलावा यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो वो कह रहे हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस्क भूमि में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, तो अंत संयंत्र इसका आंसर करवा रहा है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर अंतर देगा तो यहाँ पर 1 का अंतर आ रहा है, 10 और 18 में 8 का अंतर आ रहा है, 45 में से 7 और ये 2, यानी देखो पहले 1 का अंतर आया, फिर 8 का अंतर आया, फिर 27 का अंतर आया, यानी यहाँ पे देख सकते हैं क्यूब चल रहा है, यानी 1 का क्यूब अंतर आया, फिर 2 का आया, फिर 3 का क्यूब 27, अब इस कंटिन्यू के हिसाब से 4 का आ जाएगा, यानी 4 का क्यूब होता है 64, 64 प्लस 109, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये कैसे करवा रहा है भाई, ये 1 मिनट है, चार तो 4 का अंतर तो यहाँ तक आ चुका है, यानी अब अगला 5 का आएगा, यानी 5 का क्यूब 125 है और 109, 125 में 100 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 225, 225 में से 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 234, यानी 5 का क्यूब इसमें प्लस होगा। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एस आ रहा है, एस 19 पर, पी 16 पर, इन 3 माइनस हो रहा है, एम 13 पर, 3 फिर से माइनस हो रहा है, जे 10 पर 3 माइनस हो रहा है, 3 माइनस की सीरीज चल रही है, तो सी में से 3 माइनस करेंगे तो 4 डी आ जाएगा। इसके अलावा 2 प्लस 4 हो रहा है, तो इंटू 3 इंटू 4, सॉरी इंटू 3, यहाँ भी 36 18 इंटू 3 18 3 54 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, चलो इसको भी इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर 6 36 18 असल में 1 3 एंड 1 4, 486 किस में हो रहा है, डी 486 किस में आया, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें, यहाँ पर जो 1954 में राष्ट्रीय आय उपयोग व्यय बचत की पूंजी निर्माण में संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके अलावा राष्ट्रीय आय वर्तमान सबसे पहले किसने आकलन किया था, हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, उसने भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपये थी। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए तो यहाँ पर जॉन एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य 25% की छूट पर खरीदा, उसने उस लैपटॉप को 28,450 रुपये में किया था, उसका अंकित मूल्य क्या था, यानी जो ये वाली जो राशि है जो 28,473 दे रखा है, 25% छूट के बाद होते हैं, यानी 100% के बराबर कोई भी राशि होती है 25% की छूट के बाद ये 75 में हो जाएगी और वापस अंकित ज्ञात करना यानी 100 हो जाएगा, यानी कि 25 चौक 100 25 75, इसका ऊपर 25 इसको फिर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 3 24 नमती 27 लारी 1 4 3 12, और यानी इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो 28,473 बटा 75 इंटू 100, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी ये 75 के बराबर हमें 100 के बराबर ज्ञात करना होता है। अगले सवाल करण जीके से संबंधित है, कह रहा है 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारतीय स्कूली शिक्षा छोड़ किशोरी और औपचारिक शिक्षाएं वापस लेने के लिए किस पहल की शुरुआत की, तो हो जाएगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो निम्न अक्षर श्रृंखला आधार पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पूछा जाए उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर है जिनके ठीक पहले व्यंजन है, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन कौन स्वर है ठीक पहले व्यंजन है, तो यहाँ पर ये जाएगा वाई और ये वाला है, और ठीक बाद में एक व्यंजन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला
स्वर है, ठीक पहले व्यंजन है और बाद में भी एक व्यंजन है। ए है, इसके पहले भी व्यंजन है, इसके पहले व्यंजन है। यहाँ पर लगातार दो स्वर आ जाता है यहाँ पर, यानी एक काउंट हो चुका है यहाँ पर, ये भी ये काउंट हो चुका है, और यहाँ पर फिर से आ जाता है एक स्वर है जिसके दोनों तरफ व्यंजन है। यहाँ पर लगातार दो स्वर आ जाते हैं, ए यू आई ओ यू, यहाँ पर फिर से एक काउंट हो जाता है, यानी कि 4 बार ऐसा है होता है जब ठीक पहले एक व्यंजन है, बाद में भी एक व्यंजन है और बीच में एक स्वर होता है, यानी 4 ऐसी कंडीशन होती हैं। यहाँ पर अगले सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कथन ने दिया हुआ उसको निष्कर्ष क्या आर बड़ा है पी से। तो यहाँ पर देखें तो हम आर बड़ा है पी से, यहाँ पर सही जा रहा है। देखो देखो आर की तरफ ये बड़ा वाला चिन्ह है ना, तो यहाँ पर ये इसकी जगह ये आ जाएगा, और जब ये यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर बड़ा हो रहा है। एक नंबर यहाँ पर सही जा रहा है। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो एफ छोटा है और बी बड़ा है। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर बी की तरफ छोटे का चिन्ह है, यानी कि ये वाला गलत जा रहा है, एक नंबर सही था। यहाँ पर एफ बी बड़ा नहीं है बल्कि बी छोटा है, यहाँ पर बी बड़ा दे रखा है ना। सेकेंड नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा, एक नंबर यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष अच्छा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का मूल बराबर है तो निम्न में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दोनों का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा अगले सवाल की बात की जाए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर बी है जो सही से द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर जिप्सम को गर्म करने पर एक रासायनिक यौगिक X तैयार किए जाते हैं। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। यौगिक का नाम क्या है। तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इसका सूत्र हो जाएगा। और इसका अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा C2SO4 प्लस हाफ H2O, यानी कि CuSO4 प्लस हाफ H2O। और जब इसमें डेड H2O मिलाया जाता है यानी CuSO4 2H2O हो जाए तो हो जाएगा जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। फिलहाल ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है और इसको उपयोग जैसे हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये 10वीं क्लास की किताब से आया हुआ है क्वेश्चन है। 10वीं क्लास की जो NCERT की बुक्स है उसी में अधिकांश सवाल मैच कर रहे हैं, साइंस के जो भी सवाल है वहीं से मैच कर रहे हैं। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो ऐसे प्रतीकों की संख्या याद कीजिए जिसके ठीक पहले एक संख्या है ठीक बाद में अक्षर है। देखो यहाँ पर इसे प्रतीक ठीक पहले एक संख्या है, यहाँ पर देखो ये वाला हो रहा है, देखो ठीक पहले एक संख्या है बाद में एक अक्षर है। प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले संख्या, यहाँ पर हो रहा है ये स्वर आ रहा है जबकि न कि यहाँ पर अक्षर पूछा गया है। प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले संख्या नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर ये एक ही है। जब इसके प्रतीक से पहले संख्या है वो ठीक बाद एक अक्षर है तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक ही ऐसा युग्म है। इसके अलावा अगले सवाल की हम यहाँ पर सेकंड लास्ट सवाल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव किससे प्राप्त हुआ। तो हो जाएगा अंशु मलिक को प्राप्त हुआ था। इस यहाँ पर जो 2021 का करंट जीके हैं। इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं जब परमाणु क्रमांक की स्थिति क्या रहती है और नाभिकीय आवेश की स्थिति क्या रहती है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण की स्थिति क्या रहती है। इसलिए लिथियम और फास्फोरस परमाणु त्रिज्या जो क्या रहती है। तो यहाँ पर सभी को आप बड़ा डिफिकल्ट सवाल दिया है। अंतिम सवाल को यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सही करवा रहा है, यानी कि अगर हम सही सेट करके इसको मैं वापस बोलूँ तो ये इस प्रकार हो जाएगा कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। इसलिए लिथियम और
फ्लोरीन पर परमाणु त्रिज्या घट जाती है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस 17 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट पेपर का हम पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। और फिलहाल और जो हमने 3 सवाल बताए थे जो कि 58, 60 और 71 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व नहीं हुए थे, तो अगर आपका इसमें सोल्व हो जाता है तो आप यहाँ पर कमेंट में इसका सही आंसर बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।